हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका रवि क्लासेस प्लस में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमने कोई भी अभिक्रिया कराई या हमारे कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें हमारा जो नया उत्पाद बनता है उसमें नए गुण होते हैं। मतलब पहले जो हमारे अभिकारक थे उनसे मिलके एक नए गुणों वाला पदार्थ बन गया, वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तब जैसे हमारा क्या कौन से फैक्टर होते हैं, मतलब तापमान हमारा जो होता है वो बदल जाता है कि उसका ताप पहले कुछ और था और जो उत्पाद बना है उसमें कुछ और है। उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब अवस्था उसकी पहले कुछ और थी। जैसे कपूर होता है तो कपूर, हम अपना कपूर जब जलाते हैं तब वो ठोस में होता है, लेकिन वो गैस बन के उड़ जाता है। इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई और उसकी अवस्था जो थी पहले ठोस थी, बाद में गैस बन गई, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। और अब हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन की। रंग में परिवर्तन आता है तब जैसे हमारा कोई भी अभिक्रिया होती है और उसमें हमारे रंग में परिवर्तन आ जाता है, वो हमारे रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे मान लो हम लिटमस पेपर लें तो उसका रंग चेंज हो जाता है। जब हम उस पर अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कराते तब उसका लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाता है। और हमारी जो हल्दी होती है, देखा होगा कई बार कि हल्दी अगर कपड़ों पे गिर जाती, फिर हम जब उसे साबुन से धोते हैं तब हमारा वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। हल्दी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया कर रही है साबुन के साथ में। साबुन हमारा क्षार होता है, पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में। और हमारा क्या होता है, मतलब कि उत्सर्जन होता है इसमें। जैसे हमारे गैस जो होती है मतलब हमारे, हम कोई भी सांस लें या तो हम उस उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। या फिर हमारे कोई भी मतलब हमने जैसे पानी उबाला, वो हमारा लिक्विड से गैस में बन गया। मतलब पहले हमारा वो जल था, बाद में गैस बन के उड़ गया। तो वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है हमारी, मतलब हमारी ये चीज़ें आ जाती है रासायनिक अभिक्रियाएँ। और रासायनिक अभिक्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया हमारी 4 प्रकार की होती है। तो अभी बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है। जैसे हम श्वसन कर रहे हैं तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और हम मतलब भोजन का पाचन कर रहे हैं, वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लोहा होता है, लोहे पे जंग लगती, वो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो एक बार देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। और भी प्रकार होते हैं। और हम बात करते हैं कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमारे अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें होती हैं। मतलब कि हमारे जो अभिकारक होते हैं तो हमारे अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमारा हमने कोई भी अभिकारक ले लिए और उनमें आपस में अभिक्रिया कराई तो हमारा जो नया उत्पाद बनेगा, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। और ये जो एरो होता है ये हमारा दिखाता है कि हमारा जो हमने अभिकारक दिए हैं उससे हमारा एक नया उत्पाद बन रहा है। तो हम जैसे अगर कुछ भी अभिक्रिया कराने के लिए कोई चीज़ उसमें अलग से लगाते हैं, जैसे कोई भी एनर्जी देते हैं या कुछ, तो वो हम इसके ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें ताप दिया तो इसे, या फिर हमने इसमें ऊष्मा दी, या हमने इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ दी जो रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ज़रूरी है, तो वो हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे हम मान लो कपूर है, कपूर में हम आग ही तो लगाते हैं जिससे हमारा वो गैस बन के उड़ जाता है, तो वो हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे हमने मान लो
हमारा कोई भी है मैग्नीशियम है, जैसे हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, दोनों क्या हैं, गैस हैं। तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन हम ये नहीं लिखते हैं कि हमने इस लिख दिया ऑक्सीजन लिख दिया प्लस हाइड्रोजन लिख दिया और हमारा बना क्या, जल। ये हमारा शब्द समीकरण है, पर हम इसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम रासायनिक रूप से कैसे लिखते हैं, O2 प्लस H2, मतलब ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हमारा क्या बनता है, H2O, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के हमने जो बनाया वो हमारा H2O। तो हम जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं वो हम ऐसे करते हैं। ये हमारा शब्द समीकरण है, लेकिन हम इसको बता सकते हैं, पर हम जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं वो हम ऐसे करते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण के द्वारा। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम MgO2 ऑक्सीजन और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन गया। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका करते कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा कोई भी अभिक्रिया जो बनती है उसमें हमारे ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही हमारे द्रव्यमान उसमें नया बनता है। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान उसके द्रव्यमान में ना तो क्षय होता है और ना ही उसमें ऐड होता है, मतलब उसमें ना तो द्रव्यमान बढ़ता है ना कम होता है, ना तो उसकी हानि होती है ना उसमें कुछ लाभ होता है। तो वो हमारा, अब हम उसे संतुलित कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कि H2 प्लस O2 हमारा क्या बन रहा था, H2O। ये हमारा एक समीकरण, रासायनिक समीकरण जो कि हमारे जल बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमारा क्या बनता है, जल बनता है। लेकिन ये हमारा समीकरण संतुलित है, बताओ, संतुलित तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन क्या है, दो है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का क्या है, सिर्फ एक ही परमाणु है। तो इसे हम संतुलित कैसे करें, ना हमारे ऑक्सीजन है तो उतना ही, ना तो मतलब ऑक्सीजन का विनाश होगा ना कुछ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितनी, ऑक्सीजन इधर 1 है। तो हम इधर ऑक्सीजन को 2 करेंगे, तो हमारे कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गई हमारी, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 2 और 2, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 कर देंगे, तो ये भी हमारे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन इधर हमारी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा संतुलित हो चुका है, ये हमारा मतलब समीकरण संतुलित हो चुका है। इसमें हमारे ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन उधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, और ये एरो से उस तरफ इधर अभिकारक है, उधर हमारा उत्पाद बन रहा है। ये 2 अभिकारक को मिलकर हमने एक अभिक्रिया कराई जिससे हमारा उत्पाद बना। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे Mg प्लस O2 हमारा क्या बनता है, MgO, मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के हमारा जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताओ ये संतुलित है, नहीं है संतुलित, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो हमारी उतनी रहेंगी, ऑक्सीजन का विनाश तो हो नहीं सकता। तो हम इसे संतुलित करेंगे, तो हमारे इधर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे हमारे ऑक्सीजन तो 2 होगी और मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। तो जब मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे तो मैग्नीशियम इधर 1 है, तो हम इधर भी 2 लिख देंगे, जिससे हमारा मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गई, मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गई, और हमारे ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए। तो हमारे ये दोनों समीकरण संतुलित हो चुके हैं। तो ये हमारा संतुलित करने का तरीका है कि हम इसे कैसे संतुलित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान होता है या किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो क्षय होता है ना विनाश होता है, इसलिए हम मतलब ना तो हमारा द्रव्यमान बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, इस वजह से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है
संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब जोड़ना। तो ऐसे ही दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं वो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। मतलब दो हमारे हमने कोई भी अभिकारक ले लिए और वो हमारे मिलके क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो लिया था हमने Mg+O2, तो ये हमारा क्या बन रहा था? MgO। मतलब ये हमारे दो अलग अलग अभिकारक हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करते रहना मतलब कि इससे प्रैक्टिस होती रही। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे मतलब कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, H2+O2। तो ये हमारा क्या बन रहा है? H2O। मतलब कि इसमें हमारा क्या हो रहा है कि इसमें भी हमारे संयोजन हो रहा है। कैसे? हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, मतलब जल बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संयोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं दोनों। तो इसको भी संतुलित कर लेते हैं। ये हमारा संतुलित हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे संयोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। अब ऐसे ही एक और देखते हैं। अब बात करते हैं हम, संयोजन हो गया। अब दूसरा प्रकार जो आता है हमारा, दूसरे हमारा वियोजन। वियोजन मतलब क्या है? तोड़ना। जैसे संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब तोड़ना। तो वियोजन में हमारा क्या होता है? जब एक उत्पाद से हम मतलब एक हमारे जो इस तरफ रहते हैं ना, हमेशा याद रखना कि जो एरो के इस तरफ रहते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं और जो इस तरफ रहते हैं उत्पाद होते हैं। तो हमारे मतलब कि जब ये हमारे क्या है, जो हमारा एरो के उस तरफ रहेगा वो हमेशा उत्पाद रहेगा और जो इधर रहता है वो हमेशा क्या रहता है? हमारा अभिकारक रहता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि जब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? जब हमारे अभिकारक मिलके, जब हमारा कोई अभिकारक, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, वो हमारा क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमारे जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा? इसी को MgO है, इसको हम Mg और O2 में तोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब हमने इसको Mg और O2 में तोड़ दिया, तो ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब कि इसमें हमारा वियोजन हो रहा है कि हमारा एक ये MgO था जिसको हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ऐसे ही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो उसमें मतलब कि सिर्फ संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण पूछा गया था। तो मुझे उस टाइम पे एग्ज़ाम लिखने की जल्दी थी, तो मैंने एक अभिक्रिया याद आ रही थी मुझे, तो मैंने MgO को ये रिवर्स करके लिख दिया। तो ये संयोजन में भी हो गया, वियोजन में भी हो गया। ये आपका गलत नहीं, पर जब आपसे संयोजन और वियोजन पूछा जाए, अब वो क्वेश्चन अगर कुछ और पूछता है तो वो अलग बात है। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये वियोजन का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे H2O है, H2 हमारा क्या हो जाएगा? H2 और O2 में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। मतलब हमने संयोजन भी देख लिया, वियोजन भी देख लिया। अब हमारा जो आता है तीसरा प्रकार, वो है हमारा, जो हमारा तीसरा प्रकार था संयोजन वियोजन हमने देख लिया। अब हमारा जो तीसरा प्रकार होता है वो हमारा होता है विस्थापन अभिक्रिया का। तो विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? कि किसी भी चीज़ को विस्थापित कर देना, मतलब उसको हटा देना। तो हमारा उसी प्रकार से है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मतलब कई बार क्या होता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं और जो ज़्यादा पावरफुल बच्चा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, वो कहता है कि तू आज सीट पे कैसे बैठा, चल पीछे चल। तो जो बेचारा छोटा बच्चा होता है उसे पीछे जाना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो पावरफुल एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, पावरफुल तत्व, वो हमारे कमज़ोर तत्व को हटा के और दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है। वो हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि
हमारे जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व को हटा के उसकी जगह ले लेता है वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे हम लें एक उदाहरण Zn प्लस CuSO4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे जो Zn क्या है, जिंक। ये याद रखना कि हमारा Zn क्या होता है, जिंक, और CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। Cu कॉपर होता है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। मतलब कि हमारा जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल होता है कॉपर से। तो उसने कहा कि भाई तू हट, तो ये हमारा जिंक ने कॉपर को हटा दिया और जिंक सल्फेट बना लिया जाके। तो हमारा ये क्या है, विस्थापन हो रहा है, मतलब कि Cu को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया जिंक ने। तो ये हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे मतलब कि जिंक जो कि ज़्यादा पावरफुल है वो हमारे Cu को हटा दे रहा है यहाँ से, क्योंकि Cu कम पावरफुल होता है, इस वजह से उसने Cu को हटा के जिंक सल्फेट बना दिया। तो ये हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो अब हम बात करते हैं डी विस्थापन की। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें विस्थापन का मतलब था कि उसमें जब विस्थापन अभिक्रिया हमने समझ ली कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी तत्व उसे दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, वैसे ही हमारा डी विस्थापन में क्या होगा कि मतलब डी विस्थापन में हमारे आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि हमारा दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के आयनों से आदान प्रदान कर लेते, वो उसके आयन को ले लेता है और वो उसके आयन को दे देता है, मतलब आदान प्रदान हो गया इनमें। तो वो हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आयनों का आदान प्रदान होना हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारा क्या होगा, Na2SO2 प्लस BaCl2 हमारा क्या बनाएगा, BaSO2 NaCl, मतलब BaSO4 बनाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या होगा, मतलब कि ये इसमें हमारा आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, मतलब कि आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये इसके नाम लिख लो, सोडियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि पेपरों में आती है। बेरियम क्लोराइड, इनके नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये हमारा बेरियम क्लोराइड है, ये हमारा बेरियम सल्फेट है, और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। मतलब कि हमारा जो आयन थे, यहाँ पे हमारा सल्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, Na के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ, और यहाँ पे हमारा क्लोराइड किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेरियम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा हो गया, Na ने Cl को ले लिया, मतलब सोडियम ने क्लोराइड को ले लिया और सोडियम क्लोराइड बन गया, और इसने बेरियम ने सल्फेट को ले लिया, बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये हमारा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि पेपरों में आती है। अगर द्विविस्थापन के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में ज़रूर पूछेगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो NaCl होता है, ये इसे हम नमक भी कहते हैं, मतलब लवण जैसे बोलते हैं, वो हमारा NaCl होता है। जो हम नमक यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो हमारा क्या होता है, उसे हम NaCl बोलते हैं। तो हमारा जो नमक होता है खाने में यूज़ होता है, उसका जो रासायनिक नाम है वो हमारा क्या है, NaCl है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है कि NaCl क्या होता है, हमारा जो खाने वाला नमक होता है उसका मतलब रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से कैसे लिखते हैं उसे, तो वो हमारा NaCl है। NaCl से हम खाने वाले नमक को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा खाने वाला नमक का बात करते हैं
उपचयन और अपचयन की। उपचयन और अपचयन क्या होता है? उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना। जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो वो हमारा क्या है? उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। जब किसी भी तत्व से ऑक्सीजन हटती है उसे हम अपचयन बोलते हैं। और जिसमें मतलब हमारी ये जो उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया होती है, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। जो हमारी अपचयन औपचयन अभिक्रिया होती है, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, रेडॉक्स मतलब उपचयन और अपचयन को दूसरी भाषा में हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो लाल बैल, रेड लाल और ऑक्स बैल, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। रेडॉक्स का मतलब है उपचयन और अपचयन, और मतलब हमारी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा? CuO प्लस H2 हमारा क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। तो ये हमारा क्या है? Cu अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद करो। हाँ, Cu मतलब होता है कॉपर। तो हमारा जो CuO है वो हमारा कॉपर ऑक्साइड, और हमारा H2 क्या? हाइड्रोजन है। और हमारा Cu मतलब इसमें क्या हुआ? Cu कॉपर जो है हमारा वो अपचयित हो रहा है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, तो कॉपर हमारा अपचयित हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब हाइड्रोजन हमारा उपचयित हो रहा है। ध्यान से समझना, उपचयित, हाइड्रोजन हमारा उपचयित हो रहा है और कॉपर हमारा अपचयित हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? जो हमारा बन रहा है, ये देखो उत्पाद होता है ना ये हमारा। तो ये हमारा मतलब Cu से ऑक्सीजन हट गई, Cu हमारा अपचयित हो गया, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन हमारा उपचयित हो गया। तो ये हमारा क्या है? उपचयन और अपचयन का उदाहरण है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। और जैसे कई बार पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है कि मतलब ऐसी अभिक्रिया बताओ जिसमें उपचयन हो रहा हो, तो उपचयन अभिक्रिया के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका उदाहरण दे सकते हैं वैसे। और अगर इसके अलावा मतलब कुछ और भी देना चाहो, तो जैसे हम क्या दे सकते हैं? C2 प्लस O2। C प्लस O2, C क्या होता है हमारा? कार्बन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CO2। मतलब C हमारा क्या होता है? कार्बन होता है। जैसे हम कार्बन होता है और O2 क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन होता है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? कार्बन ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारा सिर्फ उपचयन हो रहा है, मतलब ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। और इसको कोई हम मतलब रिवर्स कर दें तो हमारा अपचयन बन सकता है। जैसे कि CO2 से हमने C प्लस O2 बना दिया, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अगर हम जैसे अलग अलग एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो वैसे तो हम ये भी हमारा दे सकते हैं, अलग अलग पूछे तो भी हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। पर अगर फिर भी तुम्हें कोई छोटे उदाहरण याद करने, तो उनके लिए ये है। और ये हमारा जिसमें दोनों हो रहे हैं, तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया खत्म। संक्षारण और विकृत गंधिता की। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब होता है, आम लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो सीधे सीधे जैसे कि जंग लगना, या फिर मतलब हमारी कोई भी जो नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने से हमारी कोई भी जो धातु होती है वो संक्षारित हो जाती है। जैसे कि तुमने अपने आसपास देख सकते हो कि जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है। तो ये हमारा उदाहरण है इसके संक्षारण के। लोहे पर जंग लगना हमारा क्या है? संक्षारण का उदाहरण है। और चांदी का कालापन, तुमने देखा होगा कि मतलब हमारी जो चांदी होती है वो हवा में रहती है, मतलब ऑक्सीजन नमी आर्द्रता के संपर्क में रहती है, तो वो काली पड़ती है। कभी भी चांदी हमारी मतलब उस पर वैसी जंग नहीं लगती कि जैसे लोहे पर लगती है, लाल लाल सी परत हो जाती, वो हमारी नहीं, काली चांदी हमारी काली पड़ती है। देखा होगा तुमने कई बार। और हमारा जो तांबा होता है,
तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है। तो वो क्या है, ये तीनों संक्षारण के ही उदाहरण हैं। पर हर किसी का अलग अलग तरीका है, मतलब उस पर जंग लगना जो हम बोलते हैं, और चांदी का कालापन, और तांबा जो होता है वो हरा हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, संक्षारण के हमारे उदाहरण हैं। तो ये हमारे संक्षारण के उदाहरण हो गए। अब हम संक्षारण के बचाव को देखते हैं कि मतलब हम संक्षारण किसी भी अपने धातु को संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है हमारा, हम उसके लिए जैसे पेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका, तभी देखा हो हम अपने घर के दरवाज़ों को पेंट करते हैं, लोहे की चीज़ों को पेंट करते हैं ताकि वो संक्षारित ना हो, क्योंकि नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने से उन्हें बचाते हैं। तो वो हमारा क्या, पेंट करके हमारा संक्षारण का एक मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं वो हो गया, तरीका हो गया। लेकिन हम पेंट करके हर जगह तो नहीं कर सकते। जैसे हमारा मतलब तुमने देखा हो घर पे जो बर्तन होते हैं, अगर उनको तो हम गैस पे रखते हैं, तो अगर हम उन पे पेंट करेंगे तो हमारा पेंट तो सब पे गल जाएगा, तो हम हर जगह उसे तो यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यशद लेपन करते हैं, मतलब कि जिंक की परत को चढ़ा देते हैं, उसे हम यशद लेपन बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई भी धातु ली, उस पर हम जिंक की परत चढ़ा दें तो वो हमारा यशद लेपन है, उससे हमारा जंग नहीं लगती है। और हम मतलब और भी हमारे कई तरीके हो जाते हैं। जैसे मतलब चांदी है, चांदी को हम मतलब पेंट करके हो गया हमारा, चांदी पे पेंट नहीं करेंगे, पर मतलब जैसे संक्षारण को बचाने के लिए पेंट करके, और मतलब उसको हम यशद लेपन करके, और हम उसे नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने से बचाएंगे, तब हमारा ये उससे हमारा बचाव रहेगा। और अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता का मतलब क्या है, विकृत गंधिता का सीधा सीधा मतलब जो बनता है वो हमारी एक बेकार टाइप की महक आ रही हो या बेकार सी गंध आए, वो हमारा विकृत गंधिता। जैसे कि मतलब कई बार देखा होगा तुमने कि हमारे जो खाने के आइटम आते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह है, बिस्किट है, ये सब आते हैं हमारे, तो ये हमारे मतलब कि पैकेट में बंद होते हैं, तो पैकेटों में बहुत हवा भरी जाती है। जैसे हम चिप्स लेके आए, चिप्स हमारे 10 रुपए का पैकेट लेके आए, इतना बड़ा पैकेट है और उसमें हवा भरी पड़ी है और थोड़े से चिप्स निकले। हम कहते हैं कि अरे यार, ये तो उसने मतलब कि अपने ज़्यादा लगे चिप्स, इस वजह से उसने ऐसा कर रखा है, गैस भर रखी है, लेकिन निकले तो चिप्स इतने। वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए था कि वो जो उसमें फूड आइटम है वो तुम्हारा सेफ़ रहे, मतलब क्रंची रहे। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो हमारा मतलब कि नम जाएगा और स्वाद उसका ख़राब हो जाएगा। इस वजह से उसमें गैस भरी जाती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं हम। तो हमारे मतलब कि विकृत गंधिता से बचाव के जो उपाय हैं वो हमारे क्या हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, और प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। तो ये हमारे क्या है, हमारे विकृत गंधिता के उपाय हैं कि हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं और प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। तो हमारे ये विकृत गंधिता से हम मतलब कि अपने फूड आइटम को सेव कर सकते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि हमने मान लो घर पे हमारे पकौड़े बने और वो हमने खाए, जिस टाइम बने उस टाइम हमने खाए तो वो ठीक लगे, बाद में हमने जब उन्हें थोड़ी देर रख के खाया तो वो हमारे बिल्कुल नम जाते हैं, ना उनमें मतलब स्वाद रहता है ना कुछ, वो हमारे बेकार हो जाते हैं, वो हमारे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हम फूड आइटम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए पैकेट में हवा भरते हैं, इसलिए नहीं भरते ताकि वो मतलब ज़्यादा लगे। तो ये हमारे क्या हो गए, विकृत गंधिता से बचाव के उपाय हो गए हमारे। तो ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।